में आ रहा है? अच्छा, वीडियो स्टार्ट हो गई। कोई बात नहीं, वो एडिट कर लेते हैं, कटिंग कर देंगे, निकाल देंगे। चलो मुझे मत भारत के संविधान की प्रस्तावना रटने से बढ़िया है पहले उसको क्या कर ले, समझ ले। जब एक बार समझ लोगे तो बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पर ध्यान देंगे, सभी लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले तो भारत के कीप साइलेंस एंड स्टॉप टॉकिंग। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? प्रस्तावना का दूसरा नाम क्या है? उद्देशिका। इंग्लिश में से कहते हैं प्रियम्बल। क्या कहते हैं? प्रियम्बल। तो तीन नाम है इंग्लिश में, प्रियम्बल, और ऐसे नॉर्मली क्या बोलते हैं? प्रस्तावना या फिर उद्देशिका। इसको कई बार हम लोग स्टडी कर चुके हैं। आज इसके एक एक शब्द को हम लोग क्या करेंगे? समझेंगे। जब हम शब्दों को समझ लेंगे तो याद करना क्या हो जाएगा? बहुत ही आसान। तो चलिए शुरू करते हैं। करें? इसकी पहली लाइन है, उसमें लिखा हुआ है हम भारत के लोग। हम मीन्स कौन है? हम लोग। हम मीन्स कौन है? हम लोग। हम लोगों ने यहाँ पे जब शपथ ली जा रही है, इसकी प्रस्तावना में सीधा सीधा लिखा गया है हम भारत के लोग। We the people of India। इंग्लिश में क्या कहते हैं? We the people of India। हम भारत के लोग। ठीक, तो पहली बात, पहली लाइन में ये संविधान कहता है कि ये संविधान कौन बना रहा है, ये शपथ कौन ले रहा है? हम भारत के लोग। ये जो भारत का संविधान है ये किसके द्वारा निर्मित है? भारत के लोगों द्वारा। टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ये इंडिया के लोगों द्वारा बनाया गया संविधान है। इससे पहले क्या था अंग्रेजी शासन में? उनका नियम कानून चलता था, लेकिन हम भारत के लोग, यानी कि ये संविधान किसने बनाया? हम भारत के लोगों ने। हम आप नहीं, हम लोगों ने जिनको चुन करके भेजा था, उन लोगों ने, जो लोग संविधान सभा के सदस्य थे, उन्हीं लोगों ने क्या किया? इस संविधान के निर्माण में अपना योगदान लिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत को एक, अब हम भारत के लोग क्या करते हैं? भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, क्या बनाते हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो प्रभु, अब आप लोग के दिमाग में आएगा ये क्या होता है? प्रभुत्व संपन्न क्या होता है? ठीक है, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से मतलब होता है पावर से। किससे? पावर से, शक्ति से। भारत जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। इसका मतलब है कि बाहर की कोई भी शक्ति जो है इसके आंतरिक मामलों में, यानी इसका घरेलू मामला है, तो उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। समझ रहे हो? भारत में क्या होगा, कैसे होगा, ये सब कौन डिसाइड करेगा? भारत के लोग, भारत की सरकार डिसाइड करेगी, ना कि अमेरिका और चीन डिसाइड करेगा कि भारत में क्या होगा। इसीलिए कहा गया है संपूर्ण प्रभुत्व। प्रभुत्व यानी क्या? एक तरह से शक्तिशाली है। ठीक है ना? भारत अपने अंदर के मामले में भी, अंदर के मामले मतलब देश के अंदर, ठीक है ना, और बाहर के मामले में भी सारा डिसीजन क्या करता है? खुद लेता है। कौन लेता है? भारत खुद लेता है। भारत ही डिसाइड करेगा कि चीन के साथ उसका रिलेशन कैसा होगा, अमेरिका के साथ उसका रिलेशन कैसा होगा, पाकिस्तान के साथ उसका रिलेशन कैसा होगा, और भारत के अंदर भी सारे राज्यों में क्या होगा, ये कौन डिसाइड करता है? भारत खुद डिसाइड करता है, ना कि कोई और। जैसे हम तुमको लोगों को पहले बताए थे ना, चाइना ने जगह जगह इन्वेस्टमेंट करके रखा है। सारे छोटे छोटे जो देश हैं उन सबों में क्या किया है? इन्वेस्ट करके रखा है। पैसा क्या किया उन लोगों को? खूब लोन बांटा है ना, खूब ऋण दिया है, खूब इन्वेस्टमेंट किया है। तो वो क्यों इन्वेस्टमेंट करता है जानते हो? क्योंकि जब भी वो लोग डिसीजन लेते हैं उस देश वाले, तो उनकी पॉलिसी को, उनकी नीति को वो क्या करता है? प्रभावित करता है। अब चाइना जो चाहे वही वहां होता है मैक्सिमम। समझ रहे हो ना? श्रीलंका का आर्थिक संकट देख रहे हो? श्रीलंका में भी चाइना ने खूब इन्वेस्ट किया था। तो भारत ऐसा नहीं है। भारत में क्या होगा, कैसे होगा, ये कौन डिसाइड करता है? भारत ही। तो ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो शब्द है यही बताता है कि भारत जो है अपने घर के मामले में, यानी अंदर के मामले में भी एकदम स्वतंत्र है। कोई दूसरा विदेशी हमारी नीति को प्रभावित नहीं करेगा। हम उसके कहे अनुसार नहीं चलेंगे।
और बाहर के मामलों में भी। समझ रहे हैं? अब समझ में आया? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न प्रभुत्व का मतलब क्या है? पावर से, शक्ति से। ठीक है, चलिए आगे। समाजवादी, अगला शब्द क्या लिखा है? समाजवादी। ठीक है, अब समाजवाद क्या होता है? समाजवाद का मतलब होता है जैसे जो साधन है जिससे तुम उगाते हो, लैंड, इंग्लिश में कहते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइजेस। तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, यानी उत्पादन के साधन। कैसे उगाते हो तुम लोग? तुम्हारे पास जमीन है, उगाते हो ना? उगाते हो। पूंजी जो फैक्ट्री लगाता है उसके पास क्या है? अपना उसका उद्यम है, फैक्ट्री लगाया, वो उसमें कोई चीज बना रहा है, बेच रहा है। ठीक, किसी के पास पूंजी है, अपना दुकान लगाया, वो अपना काम कर रहा है। ठीक, तो अगर ये बताओ कि अगर सरकार का हस्तक्षेप ना हो तो पता चलेगा कि एक अमीर तो अमीर होता ही चला जा रहा, होता ही चला जा रहा है, और जो गरीब है वो क्या होगा? गरीब होता ही चला जा रहा है। ठीक, तो समाजवाद ये कहता है कि जो उत्पादन के साधन होते हैं, जैसे मान लो जमीन ही है या फैक्ट्री है, जो लोग होते हैं उनके पास उसका पूरा नियंत्रण नहीं होता है। सरकार लोगों के हित के लिए उसमें क्या करती है? घटाती बढ़ाती रहती है। जो लोग ज्यादा पाते हैं उनसे क्या करती है? टैक्स ले लेती है। क्या करती है? टैक्स ले लेती है। हम भी इनकम टैक्स पे करते हैं। ठीक है, पिछले साल मैंने 62,000 रुपीज इनकम टैक्स पे किया है। 62,000 का मतलब समझते हो? 62,000 रुपए मैंने टैक्स पे किया है। समझ रहे हो ना? तो जो लोग ज्यादा पाते हैं सरकार क्या करती है? उनसे टैक्स के माध्यम से वसूल लेती है, और उसके बाद खर्च किधर करती है? मनरेगा में काम करा रही है मजदूरों से, या किसी और माध्यम से, या किसी को पेंशन दे रही है, किसी को विधवा पेंशन मिल रहा है, किसी को कोई पेंशन मिल रहा है। ठीक है, तो इन सब चीजों में सरकार उसको क्या करती है? खर्च कर देती है। अगर यही समाजवाद नहीं होता, पूंजीवाद होता ना, तब ये चीजें संभव नहीं होती। समझ लो? तो सरकार क्या करती है? एक बैलेंसिंग का काम, कि जो बहुत आय सृजित किए जा रहा है, कमाया जा रहा है, और दूसरा व्यक्ति जो गरीब हो जा रहा है, तो इस हैंड से निकाल के क्या करती है? उस हैंड में डिस्ट्रीब्यूट करती है, बांटती है, कि दोनों पढ़ले क्या रहे? बराबर रहे। नहीं पता चला कि एक आदमी भूखों मर जाएगा और दूसरा आदमी अरबपति खरबपति हो गया, पूरे देश पे क्या करेगा? वो राज करेगा। तो ये स्थिति समाजवाद में नहीं होती है। समझ रहे हो ना? चलो आगे बढ़ते हैं। पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है, ध्यान इधर देंगे, पंथ निरपेक्ष, पंथ का दूसरा अर्थ कभी कभी हम लोग धर्म निकालते हैं। ठीक है ना, कि कोई हमारा धार्मिक समुदाय जिसका जो भी पंथ है, धर्म के अर्थों में इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है, लेकिन फिर भी हम व्याख्या उसी अर्थों में जनरली करते हैं कि जिसका जो भी पंथ है, जैसे मैं हिंदू हूँ, वो मुस्लिम है, वो जिस चीज को मानते हैं उसको वो क्या कर सकते हैं? मान सकते हैं। भारत का अपना कोई भी धर्म नहीं है। समझ रहे हो ना? जैसे पाकिस्तान क्या है? मुस्लिम राष्ट्र है। पाकिस्तान पंथ निरपेक्ष नहीं है। पाकिस्तान क्या है? पंथ निरपेक्ष नहीं है। पाकिस्तान क्या है? मुस्लिम राष्ट्र। समझ गए? इसके अलावा ईरान, इराक, अफगानिस्तान, ये सारे के सारे क्या है? सीरिया, अमन, ओमान, यूएई, ये सारे क्या है? मुस्लिम राष्ट्र। यहाँ मुस्लिम रहते भी हैं और ये सब प्योर मुस्लिम राष्ट्र हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ दूसरे देश वाले नहीं रहते हैं, लेकिन वो मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम रूल्स रेगुलेशंस वहाँ चलते हैं। ठीक, और हमारे देश में क्या है? हमारे यहाँ हिंदू भी है, मुस्लिम भी है। तो देश जो है वो हिंदू नियम और मुस्लिम नियम के हिसाब से नहीं चलता है। किससे चलता है? संविधान के हिसाब से। किससे चलता है? संविधान के हिसाब से देश चलता है, ना कि हिंदू मुस्लिम लॉ के हिसाब से। धर्म कानून इनसे हमारा देश नहीं चलता है। हमारा देश चलेगा किससे? संविधान के हिसाब से हमारा देश चलता है। ठीक है, तो पंथ निरपेक्ष, पंथ का मतलब होता है भारत का अपना कोई भी धर्म नहीं है। आपको मन करे आप हिंदू धर्म को फॉलो करिए, आपको मन करे तो आप मुस्लिम धर्म को फॉलो करिए। जिसको जो धर्म फॉलो करना है, क्या है? भारत में आपको पूरी स्वतंत्रता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला शब्द है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोक माने जनता और तंत्र माने शासन। तो लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। यहाँ कौन शासन करता है जी? हमारे इंडिया में कौन शासन कर रहा है? कौन है इस समय? किसकी गवर्नमेंट है? बोलो, किसकी गवर्नमेंट है? भारत सरकार। बताओ कौन है भाई?
प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। हाँ, और उत्तर प्रदेश में कौन है? योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं, है ना। तो भारत में ये जो लोग बने हैं, तो ये कैसे बने हैं बताओ? इसको इन लोगों को किसने चुना है? हम लोगों ने चुना है ना। जो भी 18+ वाले हैं, 18 से अधिक आयु वालों ने, उन लोगों ने क्या किया? वोट किया, और फिर इन लोगों की गवर्नमेंट बनी ना। तो यही है लोकतंत्र। क्या है ये? लोकतंत्र। इसी को लोकतंत्र कहते हैं, जनता का तंत्र। यानी जनता ही अपने नेता को क्या करती है? चुनती है। समझ गए? इसके आगे बढ़ते हैं। एक और शब्द है गणराज्य। क्या शब्द है? गणराज्य। गणराज्य का मतलब होता है कि भारत का प्रधान वंशानुगत ना होकर के, वंशानुगत यानी राजा का बेटा राजा, उसका बेटा राजा, इसको वंशानुगत कहते हैं। ठीक है ना, कि उनके बाप दादा राजा थे तो वो भी क्या होते जाएंगे? राजा बनते जाएंगे। तो भारत में ऐसा नहीं होता है। इसमें कौन होता है? हमारे इस भारत जो है हमारा देश, इसका प्रधान कौन है? हम में से ही हमारे जनता द्वारा चुना गया क्या होता है? प्रतिनिधि होता है। वो वंशानुगत नहीं होके क्या होता है? चुना गया होता है। वंश के आधार पे नहीं होता है कि पता चला कि इनके भाई अशोक है तो अशोक का बेटा फिर बना, फिर उनका बेटा बना। तो प्राचीन काल में क्या चलता था? वंशानुगत हुआ करता था। ठीक है ना, राजा का पद क्या होता था? वंशानुगत हुआ करता था। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। गणराज्य का मतलब है हमारा जो नेता होगा वो वंशानुगत नहीं होगा। ठीक है ना, जनता द्वारा ही क्या होगा? चुना गया होगा। आगे बढ़े, चलो। उसके बाद है भारत को क्या क्या बना दिया गया? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, अंतर्निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। एक एक शब्द देखो अपने आप में कितनी बड़ी बड़ी कहानी कहता है। इसीलिए तो इसको संविधान की आत्मा कहते हैं। यही पढ़ लो तो समझ जाओगे कि संविधान के अंदर क्या है, क्या क्या लिखा है। यही पढ़ के जान जाते हैं हम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को, इसके समस्त नागरिक, हम सब क्या है? भारत के नागरिक है ना। हम लोग यहाँ पे पैदा हुए, यहीं पले बढ़े, हम सब क्या है? भारत के नागरिक हैं। तो इसके समस्त नागरिकों को, देखो अब हमारा संविधान क्या देता है, ध्यान रखना, यही हमारे अधिकार है। क्या ये हमारे अधिकार है। बता रहा है कि आपको क्या क्या मिल रहा है। देखिए, भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब आपका संविधान आपको अधिकार दे रहा है कि आप सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से क्या है? एक बराबर। समझो ना, आप कहीं जा रहे हैं मंदिर में, अब आपसे कोई कहे कि आप अंदर घुस नहीं सकते हैं मंदिर में, आपके जाति या किसी अन्य आधार पे आपसे कह दे कि आप मंदिर में घुस नहीं सकते हैं, तो ये क्या है? कानूनन अपराध है। आप रोक नहीं सकते हो। सामाजिक रूप से सारे लोग क्या हैं? बराबर हैं। कोई न छोटा न कोई बड़ा, ना कोई ऊंची जाति का ना कोई नीची जाति का। तो भारत का संविधान हमें क्या देता है? सामाजिक न्याय। समाज में सब लोग क्या हैं? बराबर हैं। समझ रहे हैं ना। उसके बाद है आर्थिक न्याय। आर्थिक, अभी इससे पहले जो मैंने बताया कि मान लो कोई बहुत गरीब है, उसके पास कमाने का कोई जरिया नहीं है, ठीक है ना, तो क्या वो भूखा मर जाएगा? नहीं। तब ये सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो ऐसे अवसर उसको दे, उसको मौका दे कमाने का। ये मनरेगा के तहत काम होता है, तो क्या है इसका मतलब? भाई जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जिनके पास काम नहीं है, तो क्या वो भूखों तो नहीं मरेंगे ना। हाँ, तो उनको जरिया दिया जाता है क्या करने का? काम करने का, कि आप काम करिए और आपको क्या मिलेगा? पैसा। अगर आप बेरोजगार घूम रहे हो तो ये भी क्या है? सरकार की जिम्मेदारी है कि आप बेरोजगार ना घूमे, आपको मौका दिया जाए किस चीज का? नौकरी का, या कोई भी काम हो, आपको काम उपलब्ध कराए कि आप भूखो ना मरे। समझ लो ना। आर्थिक का मतलब वही रुपए पैसे से संबंधित होता है। ठीक, समझ गए। उसके बाद राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय, सबको वोट देने का अधिकार है। 18+ वाले भारत में जितने हैं वो पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए। अगर कोई मेंटली गायब है, जैसे ये लड़का पढ़ता है, ऐसे लोगों को वोट का अधिकार नहीं है। जिसको यही नहीं पता कि हमको करना क्या है, क्या नहीं करना है, पागल को कहाँ दिमाग होता है? नहीं होता है ना। तो पागल और पागल लोगों को छोड़ करके, जिसका बुद्धि विवेक नहीं है,
और भारत का हर नागरिक कौन है? 18+ वाला, उन सबको क्या है? वोटिंग का अधिकार है। सभी लोग चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, सबको किसका अधिकार है? वोटिंग का। वो नेता अपना क्या करेगा? चुनेगा। ठीक है, तो देखिए ना भारत क्या देता है, ये संविधान में 3 तरह का न्याय माने क्या होता है? जस्टिस। ये आपका क्या है? अधिकार है। हमारे संविधान ने हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिया। ये एक तरह से हमारा क्या है? अधिकार। नींद आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इतना लंबा है ना ये कि इसकी व्याख्या करने में कम से कम आधा घंटा तो लग ही जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अब आपको कौन सा पावर देता है संविधान? ये सब आपके पावर्स हैं, आपको आपके अधिकार, ये सारे अधिकार हैं आपके। हाँ, आप जो भी आपको बोलना है बोल सकते हो। आप क्या कर सकते हो? अभिव्यक्ति माने जो मन में है उसको बोल दीजिए। ठीक है, आपको जो मन करे, जिसमें विश्वास करना हो, जो बोलना हो वो क्या करिए? बोल दीजिए। इसकी आपको स्वतंत्रता है। इसके अलावा धर्म और उपासना, आपको जिस धर्म को मानना हो उसको क्या करिए? कोई नहीं कहेगा नहीं तुम हिंदू हो तो तुम क्या करो? हिंदू। मुस्लिम बन जाओ, नहीं। और मुस्लिम को कहेगा तो तुम जाओ हिंदू बन जाओ। आपका जिसमें फेथ हो, जिसमें विश्वास हो, उस पर क्या करिए? आप बने रहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है? प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, ये भी वही है कि हमको बराबर मौके मिलेंगे काम करने के, कि हम अपने जीवन की सुरक्षा कर सके, उस जीवन को क्या कर सकें? आगे बढ़ा सके। जल्दी जल्दी कंक्लूड कर रहे हैं। तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। अब हम ऐसा काम करेंगे कि लोगों के मन में क्या हो? देश के प्रति, आम लोगों के प्रति क्या हो? प्रेम भाव हो। ठीक है ना? देखो आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। क्या चल रहा है इस समय? इस समय कैंपेन चल रहा है कि आजादी का क्या बनेगा? 15 अगस्त आने वाला है ना? तो आजादी का अमृत महोत्सव क्यों मनाया जा रहा है? लोगों के मन में, जन जन के मन में ये विश्वास जाए कि हमारा देश क्या है? एक है। हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए वीरों ने अपने क्या किया? प्राणों का बलिदान दे दिया। उसको याद करेंगे और उसको याद करके अपने देश के लिए हम भी शपथ लेंगे कि अपने देश के लिए हम भी क्या करें? अपने जीवन का बलिदान देने के लिए तत्पर रहें। तो इस समय कैंपेन चल रहा है, 1 अगस्त को उसको शुरू किया जाएगा। ठीक है, उसके अंतर्गत हम लोग भाषण, क्विज, निबंध लेखन सारे काम करेंगे। ठीक है ना? आजादी के उन वीरों को याद किया जाएगा जो लोग अपनी क्या कर दिए? जान दे। अब ये बताओ, ये हिंदू, वो मुसलमान, वो सिख, वो ईसाई, लेकिन देश तो सबका एक है ना? 15 अगस्त सबके सब मनाते हैं कि नहीं मनाते? हम सब एक साथ स्वतंत्र हुए थे कि नहीं हुए थे? हुए थे ना? तो उस आजादी के अमृत महोत्सव में हम यही याद करेंगे, चाहे हम हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, हम सबसे पहले क्या है? भारतीय है। हमारा राष्ट्र एक है, हम सब के सब क्या है? भारतीय है। समझ रहे हो ना? तो उसी राष्ट्रीय एकता और अखंडता की बात की गई है कि हमारा राष्ट्र क्या है? एक है, हम अखंड हैं, हमें कोई अलग नहीं कर सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। इतना कुछ कर लिया। हाँ, उसके बाद अब आ जाता है दृढ़ संकल्प होकर। अब ये सारे लोग मिलके क्या करते हैं? संविधान सभा के सदस्य दृढ़ संकल्प होकर के ये शपथ लेते हैं कि अपनी संविधान सभा में, उन लोगों की संविधान सभा थी ना, आज तारीख, उस दिन कौन सी तारीख थी? 26 नवंबर 1949। ठीक है, जिस दिन संविधान बनके रेडी हुआ, लोगों ने उसे अंगीकृत किया, उस दिन तारीख क्या थी? 26 नवंबर 1949। और तुमने पूछा ये क्या लिखा हुआ है? मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, डोंट टॉक 2000 क्या था ये कौन था? 26 नवंबर 1949। ये हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से चलते हैं, तो उस समय क्या था? 1949। एक होता है विक्रम संवत। क्या होता है? विक्रम। हिंदू मान्यता के अनुसार जो संवत होता क्या है?
संवत। जो भी सन है उसमें अगर हम 57 यानी कि 57 जोड़ दें तो वही हमारा हो जाता है विक्रम संवत। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, 2006। अगर हम विक्रम संवत में कन्वर्ट करेंगे 1949 को तो क्या आएगा, 2006। तो वही वो यहाँ लिखा हुआ है कि उस समय संवत क्या था, 26 नवंबर 1949 में विधि मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, यानी उस समय 2006 विक्रम संवत था। ठीक है, ये ऑप्शनल, अगर इसे आप याद करना चाहिए तो याद करिए, नहीं तो 26 नवंबर 1949 याद कर लेंगे तो भी क्या होगा, चलेगा। ठीक है, मतलब क्लियर हो गया ना कि 2006 विक्रमी कहाँ से आया। विक्रम संवत के हिसाब से 1949 को क्या बोलते हैं, 2006 विक्रमी। ठीक है, अच्छा इस हिसाब से बताओ हमारा कौन सा ये विक्रम संवत चल रहा है, जोड़ के बताओ, जोड़ो। 22 चल रहा है, को क्या ऐड करना है, 57, क्या ऐड करना है, 57, क्या आया, 2079 आ गया। ये हमारा कौन सा विक्रम संवत चल रहा है, 2079 विक्रमी संवत चल रहा है ये। ठीक है ना, तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कहां से 2006 विक्रमी आया, हो गया। उसके बाद है को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित करते हैं। हम लोगों ने मीन्स क्या, संविधान सभा के सदस्यों ने इसी तारीख को इस संविधान को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। ठीक है, अधिनियमित मीन्स ये अधिनियम बन गया। ठीक, बात समझ में आई। इसी तारीख को इसे क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। और एक बात और जान लो, हम लोग जानते हैं 26 जनवरी 1950 को हम लोग क्या मनाते हैं, क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं ना, 26 जनवरी 1950 को। और गणतंत्र दिवस को क्या हुआ था, संविधान लागू हुआ था, यानी जो भी कानून उसमें जो भी नियम थे उस दिन से क्या हो गए, लागू हो गए। लेकिन 26 नवंबर 1949 से ही बहुत सारे नियम जो थे संविधान के उसी दिन से लागू हो गए। क्या हो गए थे, जो बहुत ही जरूरी, बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, बहुत सारे ऐसे नियम जो थे वो उसी दिन लागू हो गए थे। किस दिन, 26 नवंबर 1950। और पूरी तरीके से हमारा संविधान लागू हुआ कब लागू हुआ, 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से, पूरी तरीके से 26 जनवरी 1950। समझ गए, ये हमारा संविधान दिवस है, ये भी आप लोग जानते हैं। 26 नवंबर 1949 क्या है, हमारा संविधान दिवस। ठीक, और 26 जनवरी 1950 गणतंत्र दिवस। किसी को कोई दिक्कत, अब देखिए ना ये प्रस्तावना कितनी बड़ी, इतनी बड़ी प्रस्तावना है, लेकिन इसकी अगर व्याख्या की जाए तो मैंने तो शॉर्ट में जल्दी जल्दी खत्म कर दिया, लेकिन इसकी एक एक शब्द की व्याख्या कई कई पन्नों में हो जाएगी। समझ रहे हो ना, ये जो एक एक शब्द है कई कई पन्नों के क्या है, बराबर। आएगा समझ में, कितने लोग याद करके सुना देंगे, चलिए ठीक है, देखते हैं कौन सुनाता है। ठीक है ना, उसको बंद कर दो।